अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, पंक्चुएशंस, कमेंट्स, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर और एरर इन द सी लैंग्वेज। तो चलें अब अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। टुडे टॉपिक इज अबाउट द कीवर्ड्स, कमेंट्स, आइडेंटिफायर्स, पंक्चुएशंस, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, एरर इन द सी लैंग्वेज। जिस तरह हम सब जानते हैं कि व्हेनेवर यू स्टडी एनी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, उर्दू, तो उसकी हम लोगों को ग्रामर पढ़ना पड़ती है। इसी तरह जो सी लैंग्वेज है वो भी अपने पास कोई ना कोई ग्रामेटिकल रूल्स को रखती है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को रखती है। तो जो सी के अंदर बेसिक एलिमेंट्स हैं वो उनमें से हमारे पास है कीवर्ड्स, कमेंट्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, डाटा टाइप, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, स्टेटमेंट, ऑपरेटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर आर मेनी एलिमेंट व्हेनेवर यू डिफाइन द रूल, व्हेनेवर यू डिफाइन द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, so you must consider this type of element in the C language. So first of all we start from the keywords. एक्चुअली जो कीवर्ड्स हैं वो रिजर्व वर्ड हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग है और स्पेशल टास्क है हमारी सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्रोग्राम के अंदर। हमारे पास किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी भी फंक्शन का नाम, किसी भी क्लास का नाम, किसी भी स्ट्रक्चर का नाम जो होगा वो कीवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड है। उसे आप अपने सिंटैक्स के अंदर यूज करेंगे प्री डिफाइंड रूल्स के साथ। जब भी आप यूजर से कुछ भी आप डिफाइन करना चाहेंगे तो उसके अंदर आप कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। तो उसकी फंक्शनैलिटी जो होगी वो ऑलरेडी जब इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था एनसाई ने, उसने डिफाइन कर दी थी। सो जो कीवर्ड्स होते हैं वो डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज जो है वो डिफाइन कर रहा होता है। एक्चुअली जो डेनिस रिची था उसने कीवर्ड्स को इस तरह डिफाइन नहीं किया था। जब हमारी सी लैंग्वेज थी वो ऐसा ऐसा इवॉल्व होती गई, तो जब एनसाई ने सी को स्टैंडर्डाइज किया देन आफ्टर दैट हमारे पास 32 कीवर्ड्स वजूद में आए। सो ये आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल कीवर्ड जो है मेंशन किए गए हैं, जैसे ऑटो है, डबल है, इंट है, स्ट्रक्चर है, ब्रेक है, इस तरह शॉर्ट, अनसाइड है। तो ये सारे जो हैं ये आपके पास कीवर्ड्स हैं। तो सी हमारे पास एक 32 कीवर्ड से बनी हुई एक लैंग्वेज है। जितने ज्यादा कीवर्ड की कोई लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है, इट्स मीन उसके अंदर उतनी ज्यादा फंक्शनलिटी जो है वो पाई जाती है। सो उतनी वो लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमारे पास सी के अंदर 32 कीवर्ड है और एनीथिंग अदर देन द कीवर्ड विल बी द आइडेंटिफायर। यहाँ पर हम देख सकते हैं वी कैन इजिली डिवाइड द कीवर्ड इन डिफरेंट क्लासेस। लाइक अगर हम डाटा टाइप के हवाले से बात करें, जो कि इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर वीडियोस के हवाले से इन पूरे कीवर्ड्स को हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। सो व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट द डाटा टाइप यू विल यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ द कीवर्ड्स सच एज द इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, अनसाइंड, साइंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि ये डिफाइन करते हैं कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे तो मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा और उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जा सकते हैं, उसका मेमोरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स हैं जो इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे। इस तरह हमारे पास फ्लो कंट्रोल है जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो सी है वो एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो कि प्रोसीजर को फॉलो कर रही होती है, टॉप एंड डाउन अप्रोच को फॉलो कर रही होती है। बट वी कैन इजिली कंट्रोल द फ्लो द प्रोग्राम। हम लाजमी नहीं कि उसको टॉप टू डाउन ही लेके चले, हम उसके अंदर जंप भी करवा सकते हैं, उसको हम उसके प्रोग्राम के फ्लो को चेंज भी कर सकते हैं। सो वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड जो आपके सामने यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर मेंशन किए गए हैं। सिमिलरली लाइक दिस व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप कुछ डिफरेंट टाइप के जो कीवर्ड्स हैं उसे यूज कर रहे होते हैं जो कि आप डील कर रहे होते हैं आपकी मेमोरी के साथ, लाइक कॉन्स, वोलेटाइल एंड द साइज ऑफ। एंड सिमिलरली स्टोरेज क्लासेस के डिफरेंट कीवर्ड्स हैं लाइक ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर एंड एक्सटर्न। Whenever you will use the function, you must use two different type of keyword like return and the void. And similarly, user can also define their own data types like union, type, def, enum and the structure. तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला अपनी फ्यूचर वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। So in the next slide, we study about the lexical analysis. So that is the topic you will study in the compiler construction. अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि इंशाल्लाह whenever we develop the compiler construction video playlist, so I will discuss about the lexical analysis in the detail. But अभी के लिए आप इतना समझिएगा कि whenever you write the source code, तो हमारे पास जो source code होता है, जो हमारा lexical analysis है, that is the first part of the compiler, जो कि क्या कर रहा होता है, छोटे छोटे टोकन के अंदर हमारे पूरे source code को डिवाइड कर रहा होता है। टोकन क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है हमारे कोड का जो कि कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है हमारे सोर्स कोड का और कंपाइलर का, जिसके बाद हमारा कंपाइलर जो होता है वो अंडरस्टैंड कर सकता है हमारे सोर्स कोड को और फिर नेक्स्ट फेज के लिए इजी होता है उसको एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर कन्वर्ट करना। सो ये किस तरह काम करता है? So whenever you define your variable like int a is equal to 5, that is int is the data type जो कि अभी हमने डिफाइन की थी, a is the variable and 5 is the value। a को हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं क्योंकि a जो है वो यूजर ने डिफाइन किया हुआ है, जबकि int जो है उसके एक स्पेशल मीनिंग है, वो एक रिजर्व वर्ड है, तो ये हमारे पास एक डाटा टाइप है। सो a के अंदर जो है वो 5 को पुट किया जा रहा है। सो आफ्टर डूइंग द लेक्सिकल एनालिसिस वी डिवाइड देम इनटू द
टोकन्स लाइक कीवर्ड्स के बारे में बता रहा है, आइडेंटिफायर कौन सा यूज हुआ है उसके बारे में बता रहा है, कौन सा ऑपरेटर हमने यूज किया, हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया उसके बारे में बता रहा है, कौन सी इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है। एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट द टर्मिनेटेड साइन, जो कि हमारे पास सेमीकोलन के जरिए यूज किया जाता है, जो ये बताएगा int a इज इक्वल टू 5 जो है ये एक स्टेटमेंट है। सो आफ्टर डूइंग द लेक्सिकल एनालिसिस हमने इसको क्या कर दिया, छोटे छोटे टोकन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसको हमारा कंपाइलर इजीली जो होगा वो रीड कर सकेगा। उससे अगला जो फेस होता है वो इसका ट्री बनाया जाता है और देन आगे इसको प्रोसेस किया जाता है। तो पूरा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में जब हम देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हमारा जो पूरा कोड होता है वो उसे कंपाइलर किस तरह रीड करके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के हवाले से हमें अभी हमने बात की है कि इज अ नेम गिवन टू अ वेरिएबल, फंक्शन, कांस्टेंट, स्ट्रक्चर और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम। जब भी आप किसी भी वेरिएबल को कोई नाम दोगे, फंक्शन को कोई नाम दोगे, कांस्टेंट को कोई नाम दोगे, स्ट्रक्चर को कोई नाम दोगे, क्लासेस को कोई नाम दोगे और किसी भी चीज को कोई भी नाम दोगे, तो उसके अंदर जो आप लेटर यूज कर रहे होंगे वो आइडेंटिफायर कहलाएगा, वो कीवर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि कीवर्ड को ऑलरेडी हमारी एनसाईसी ने डिफाइन कर दिया है। सो उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो सारा आइडेंटिफायर होगा। सो जो एक अच्छा आइडेंटिफायर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है लेकिन शॉर्ट होता है। जैसे अगर हमने किसी की भी एज की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करनी है तो हम क्या लिखेंगे, मिन एज। सो यहाँ पर हम उसे पुट कर देंगे लाइक 23 ईयर ओल्ड। सो अगर आप लिखें द एज ऑफ द पर्सन इज, ये पूरा एक आइडेंटिफायर अगर आप बना दें तो ये एक अच्छा आइडेंटिफायर नहीं माना जाता। सो जो आपका आइडेंटिफायर होगा वो डिस्क्रिप्टिव तो होना चाहिए लेकिन वो शॉर्ट भी होना चाहिए। तो एक अच्छे गुड आइडेंटिफायर की ये निशानी होती है। जो आइडेंटिफायर होता है वो लेटर से भी मिलकर बना होता है, डिजिट से भी मिलकर बना होता है और अंडरस्कोर का भी स्पेशल कैरेक्टर जो है इसमें यूज किया जा सकता है। तो जो सिंटैक्स होंगे, रूल्स होंगे सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए वो नीचे बयान किए गए हैं। पहला जो रूल है उसमें ये बताया गया है कि आइडेंटिफायर जो होता है वो लेटर पे भी मुश्तमिल हो सकता है, डिजिट्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है और अंडरस्कोर के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो माई अंडरस्कोर वेरिएबल, अब यहाँ पर लेटर भी आ गए और अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर भी हमने यूज कर लिया। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट आइडेंटिफायर को देखें तो इसके अंदर देखेंगे आप काउंट जो है ये लेटर पे मुश्तमिल है, अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर है और डिजिट, इसमें तीनों का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। दूसरा रूल हमें ये कहता है कि जो आपके पास आइडेंटिफायर होगा वो सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर से जो है वो शुरू हो सकता है, उसके अलावा वो किसी और स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता। लाइक टोटल से पहले हमने अंडरस्कोर लगा दिया तो हमें इसके ऊपर कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर टोटल से पहले अगर हम डॉलर का साइन यूज करेंगे तो फिर हमें एरर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास सी के अंदर जो सिंटैक्स डिफाइन किया गया है उसके अंदर ये बता दिया गया है whenever you define the identifier you can use the underscore identifier in the first place of the character, otherwise you will not use any other type of special character in the identifier। थर्ड रूल आपको ये बताता है कि जो सी है वो आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल्स यहाँ पर दिया गया है, ये जो स्मॉल केसेस के अंदर हमें दिया गया है और यहाँ पर टोटल सेल्स हमारे पास लार्ज केसेस में दिया गया है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सो हमारा जो सिंटैक्स होगा सी का, हमारा जो कंपाइलर होगा सी का, वो इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है बिकॉज इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ऐसा नहीं होगा कि जो छोटे अल्फाबेट्स होंगे और बड़े अल्फाबेट्स होंगे वो दोनों सेम होंगे। सो अगर आप स्मॉल टी डिफाइन करते हो या बिग टी डिफाइन करते हो तो दोनों डिफरेंट होंगे एक दूसरे के लिहाज से सी के अंदर व्हेनेवर यू डिफाइन द आइडेंटिफायर। कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल वगैरह का नाम आप कीवर्ड से नहीं शुरू कर सकते, लाइक इंट इज इक्वल टू 2। सो ये एरर होगा आपके, क्योंकि सिंटैक्स जो है उसको वायलेट कर रहा है ये चीज। पांचवा रूल उसने ये डिफाइन किया गया है कि जो आइडेंटिफायर होगा उसमें स्पेसेस नहीं पाई जाती, कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं पाया जाता अंडरस्कोर के अलावा, और जो आपके पास आइडेंटिफायर होगा वो या तो लेटर से स्टार्ट हो सकता है या स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, इसके अलावा वो किसी और से स्टार्ट नहीं हो सकता, लाइक वो नंबर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। एंड द लास्ट रूल इज अबाउट कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर आप जितनी बड़ी आइडेंटिफायर को लिखेंगे, जितना बड़ा आइडेंटिफायर लिखेंगे, लेकिन हमारा जो कंपाइलर होगा वो उससे सिर्फ 31 कैरेक्टर को जो है वो रीड करेगा। लाइक अगर हम ये लिखते हैं द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द रूम इज इक्वल टू, सो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होगा। तो जो इसके अंदर फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स होंगे, हमारा सी लैंग्वेज जो होगा सिर्फ उसी को कंसीडर करेगा, उसके बाकी के जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे उन सबको वैनिश कर देगा, रिमूव कर देगा। सो हमारे पास दो किस्म के आइडेंटिफायर होते हैं। द फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड द सेकंड वन इज द यूजर आइडेंटिफायर्स। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, प्रिंटफ, स्कैनफ, जो कि एज ए आइडेंटिफायर यूज किए गए थे लेकिन बाद में उनको स्टैंडर्ड बना के उनको कीवर्ड में तब्दील कर दिया गया। एंड द सेकंड वन जो कि आप अपनी कोडिंग के अंदर, अपने सोर्स कोड के अंदर यूज कर रहे होते हैं, दैट इज द यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, जो कि आपके सामने नीचे दिए गए हैं। लाइक इफ यू वांट to insert the mark, so you will use the identifier like marks. If you want to insert the age, so age का identifier
आइडेंटिफायर यूज करेंगे, और अगर आपने किसी का नाम पुट करना है माय नेम, ये आइडेंटिफायर यूज करेंगे। इट डिपेंड अपॉन योर टास्क, उसके लिहाज से आइडेंटिफायर जो होंगे वो चेंज होते रहेंगे। सो द नेक्स्ट कंटेंट इज अबाउट द कमेंट्स। सो कमेंट्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो व्हेनेवर यू राइट योर सोर्स कोड, आप अपनी आदत बना लो कि यू मस्ट इंक्लूड द कमेंट इन योर सोर्स कोड। आप कमेंट्स को कहीं पे भी यूज करते हैं अपने सोर्स कोड के अंदर, और आप अपने अगर सोर्स कोड को डॉक्यूमेंटाइज भी करना चाहते हैं तो आप बेहतर प्रैक्टिस यही होती है कि व्हेनेवर यू राइट योर सोर्स कोड, आप उसमें कमेंट्स को भी लाजमी ऐड करें। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। सो मैं एज ए प्रोग्रामर व्हेनेवर आई राइट माय कोड, तो मैं उस कमेंट को लाजमी यूज करता होता हूँ, क्योंकि मैं भी अगर आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 ईयर मैं अपने कोड को ओपन करूंगा तो मैं उसको मे भी अंडरस्टैंड ना कर सकूं। सो बेहतर यही होता है कि मैं उसको कमेंटाइज कर लूं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ यू कैन डिफाइन द कमेंट इन द सी लैंग्वेज। व्हाट विल बी द सिंटैक्स, व्हाट विल बी द रूल। सो यू डिफाइन द सिंटैक्स इन द सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द एग्जांपल। अगर आपने एक ही लाइन के अंदर कमेंट को पुट करना है तो आप यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैशेस को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने मल्टीपल लाइन, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर आपके सामने दूसरी लाइन है। अगर आपने मल्टीपल लाइन के अंदर कमेंट करना होता है तो आप यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और जब आपने कमेंट को खत्म करना होगा, मल्टी लाइन कमेंट्स को खत्म करना होगा, तो स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश। तो यूं आप अपने कमेंट्स को पुट कर सकते हैं अपनी सी लैंग्वेज के अंदर। तो 2 किस्म के कमेंट पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द सिंगल लाइन कमेंट एंड द सेकंड वन इज द मल्टी लाइन कमेंट। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द punctuation in the C. So whenever you write the code in your C language, you must consider different type of punctuation, because your code will be consist into the different type of characters. So first of all, some character have some specific meaning in the C language. तो जब C language का syntax जो है डिफाइन किया जा रहा होता है तो उसके अंदर उसका punctuation को भी डिफाइन किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम punctuation की बात करेंगे, like it is our semicolon. So whenever you want to terminate a statement, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को खत्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेमीकोलन को यूज करेंगे। यहाँ पर अगर आप नीचे कोड के अंदर देखें तो ये एक स्टेटमेंट बनती है, इंट a, b, c, d टर्मिनेटर। टर्मिनेटर हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर ये पहली स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, उसके आगे भी टर्मिनेटर साइन लगाया गया है। उसके बाद एक और न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है प्रिंट एफ वाली, उसके एंड में भी टर्मिनेटर लगाया गया, जो कि यही बता रही है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट का टर्मिनेट है। द अदर पंक्चुएशन मार्क विल बी द कोमा। कोमा का मकसद क्या होता है, ये हमारे वैल्यूज को यहाँ पर सेपरेट करता है। लाइक आप देख सकते हैं इंट a, b, c, d। तो ये हमारे पास वैल्यूज हम सबको सेपरेट कर रहा होता है। द थर्ड थिंग इज अबाउट द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जो होता है वो हमारे पास मल्टीपल चीजों को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। हम उसे फंक्शन के अंदर यूज कर रहे होते हैं, हम उसे कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर यूज कर रहे होते हैं। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, हम कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो हम देख रहे होंगे कि हम फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर या आर्गुमेंट डिफाइन कर रहे हैं वो हम पैरेंथेसिस के अंदर कर रहे हैं, और जब हम कंडीशन स्टेटमेंट या अगर हम लूप को भी डिफाइन कर रहे हैं तो तब भी हम जो है पैरेंथेसिस को यूज कर रहे होते हैं। सो इन द सोर्स कोड यू कैन सी दैट लाइक d is equal to bracket parenthesis a is equal to 1 comma b is equal to 2 comma c is equal to 3 comma a plus b plus c bracket close and the semicolon that show the terminate of the statement। ये जो यहाँ पर parenthesis यूज किया गया है इसका एक खास मकसद है। अब यहाँ पर जो d की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? क्या वो a is equal to 1 होनी चाहिए, क्या 2 होनी चाहिए, क्या 3 होनी चाहिए, या इन तीनों का सम होना चाहिए? तो एक चीज इसमें याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, और जो आपने लास्ट एक्सप्रेशन लिखा होगा लाइक a plus b plus c, वही आपके पास जो होगी वो d की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू किसके होगा? d इज इक्वल टू a plus b plus c। सो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 3 है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d इज इक्वल टू a plus b plus c विच इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? d की वैल्यू 6 हो जाएगी, और हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो होगा वो d की वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी और हमें शो हो जाएगी। तो पैरेंथेसिस के अपने यूज हैं, ग्रुप एक्सप्रेशन का काम करता है, हमारे पास फंक्शन के पैरामीटर और कंडीशन एंड द रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर भी हम इसे यूज कर सकते हैं, और भी इसको मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क विल बी द कॉलन। जब हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल के अंदर, तब हम देखेंगे हम उसके अंदर कॉलन का यूज कर रहे हैं, और हम किसी भी स्टेटमेंट को लेबल देने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। द अदर पंक्चुएशन विल बी द पीरियड एंड द एरो। पीरियड और एरो जो होते हैं वो दोनों सेम पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, वो डिफरेंट मेंबर्स को असेस करते हैं, लेकिन फर्क इनमें ये होता है एरो जो होता है वो पॉइंटर के साथ इस्तेमाल किया
जाता है। पॉइंटर क्या चीज होती है भी इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे। और पीरियड जो होता है वो विदाउट पॉइंटर जो होता है इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो होता है वहां पर यूज किया जाता है। एरो जो होता है वो इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर यूज किया जाता है एज एन ऑपरेटर। द अदर पंक्चुएशन विल बी द ब्रेसेस। जो ब्रेसेस होते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जो प्रोग्रामर होते हैं यहीं पर गलती कर रहे होते हैं, उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि वो जो कोडिंग कर रहे हैं उनका जो कोड होता है वो पिछले कोड का पार्ट होता है कि नहीं होता। जो ब्रेसेस होते हैं वो यही डिफाइन कर रहे होते हैं कि जो आप सोर्स को लिख रहे हैं उसका चंक कहां से लेकर कहां तक है। सो ये जो ब्रेसेस होते हैं यही होते हैं वो हमारे सोर्स कोड के चंक्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। द अदर पंक्चुएशन विल बी द स्क्वायर ब्रैकेट। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द अरे इंडेक्सिंग, लाइक व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस द अरे एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स, तो हम वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। द अदर पंक्चुएशन विल बी द एलिप्सिस दैट इज यूज्ड इन द फंक्शन। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब हम इसका यूज सही तरह समझ पाएंगे, जो कि सिंपल ये बता रहा होता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं हमारे फंक्शन के अंदर। सो द अदर थिंग इज द बैकस्लैश। बैकस्लैश इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग whenever you want to study the regular expression, whenever you study about the byte code as well as the Unicode, तो उसके अंदर बैकस्लैश का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बैकस्लैश जब भी किसी भी कैरेक्टर के साथ आएगा तो उसका मीनिंग जो होगा वो चेंज हो जाता है। सो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी पूरी एक फर्दर वीडियो बनेगी तो जिसके अंदर आपको बैकस्लैश एंड द फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारे जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के पंक्चुएशन है। जब हम सी के सिंटैक्स को डिफाइन कर रहे होते हैं वहां पर इन सब पंक्चुएशन के रूल को भी डिफाइन कर दिया जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंटैक्स ऑफ द सी लैंग्वेज। जब हम सिंटैक्स को डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। जो सिंटैक्स है और जो स्ट्रक्चर है ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सिंटैक्स ये बताता है कि पंक्चुएशन लिखने का रूल क्या होगा, कीवर्ड्स को लिखने का रूल क्या होगा, जो कि यूज किया जाता है हमारे कंपाइलर के लिए, जो कि ये बताता है कि डेटा टाइप कब यूज की जाएगी, वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर किया जाएगा, वेरिएबल को किस तरह इनिशियलाइज किया जाएगा, फंक्शन को किस तरह लिखा जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट को किस तरह लिखा जाएगा, लूप को किस तरह डिफाइन करेंगे, क्लासेस को किस तरह डिफाइन, क्लासेस क्योंकि सी में नहीं होती, सी प्लस प्लस में होती हैं, तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। हर एक इंडिविजुअल के जो रूल्स होते हैं वो हमारे पास उस लैंग्वेज के सिंटैक्स के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। और जब आप सिंटैक्स को डिफाइन कर लेते हो तो उसके बाद उस लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास डिफाइन होकर आ जाएगा। सो व्हेनेवर यू स्टार्ट योर प्रोग्राम यू मस्ट इंक्लूड योर हेडर फाइल, देन आफ्टर दैट कंपाइलेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन दैट इज द ब्रेसेस लाइक which show the starting of your code block and the ending of your code block. That is your statement, that is the body of your code block in which you write your coding so that you can easily solve your problem via programming language, via coding. इसको हमारा कंप्यूटर जो होगा आफ्टर कंपाइलेशन जो है समझ सकेगा और हमारे पास उसको एग्जीक्यूट कर कर हमें उसके रिजल्ट जो है वो शो करवा देगा। So the main structure will be the preprocessor directive, main function and the program body, and after that we have the return statement. That is the main structure of the C program. So here is the example. So whenever you write your structure of the C program, you have the header file, you have the main function, compilation is start from the main function. In the body of the code block, you can easily define different type of statement or instruction like instruction 1, instruction 2, instruction 3, and that is a semicolon which represent that is the ending of the instruction 1, that is the ending of the instruction 2, that is the ending of the instruction 3. So ये हमारे compiler को सिर्फ समझाने के लिए होता है। हमने देखा था लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर जब टोकन डिफाइन किए जाते हैं तो इसका बड़ा यूज होता है। So this type of thing is very important whenever you define your structure of the C language. हम लोगों ने स्टार्ट से देखा कि कीवर्ड्स क्या हो गए, आइडेंटिफायर क्या हो गए, फिर हम लोगों ने देखा कि पंक्चुएशंस क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा ये सब चीजें रूल में डिफाइन की जाती हैं। जब रूल बना दिए जाते हैं, सिंटैक्स बना दिया जाता है, देन उसके बाद उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बनकर आता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे यू मस्ट कंसीडर योर सिंटैक्स, देन आफ्टर दैट यू हैव द स्ट्रक्चर। उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही आप अपने कोड को पुट कर रहे होंगे और आप अपने रिजल्ट्स को ले रहे होंगे। एंड द last thing we will cover in our topic is the error in the C language. So we have the different multiple type of error in the programming language. The first one is the syntax error, second one is the runtime error, and the third one is the logical error. Error क्या हो सकते हैं? जो मिस्टेक होगी आपके कोड के अंदर वो आपके पास एरर होगा। So first of all we discuss about the syntax error. syntax क्या होता है? वो रूल्स होते हैं जो कि आपकी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिए जाते हैं। हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स के रूल्स होते हैं। जब आप उस रूल को वायलेट कर रहे होते हो तो हमारा जो कंपाइलर होता है, कंपाइल टाइम जब आपके कोड को कंपाइल कर रहा होता है तब वो हमारे एरर को हमें एज ए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता है आपने प्रोग्राम को लिखने में यहाँ गलती की। सो सिंटैक्स एरर जो होता है वो हमारे कंपाइलर से डिटेक्ट किया जा सकता है। लाइक जैसे यहाँ पर int x is equal to 5 को देखें तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर क्या होगा कि आपने यहाँ पर सेमीकोलन को यूज नहीं किया, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं चल रहा कि ये दो जो स्टेटमेंट है लाइक int x is equal to 5 printf the value of x is %d, x, ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, हालांकि ये दोनों दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। दैट इज व्हाई आपने सिंटैक्स वायलेट किया, इसी वजह से आपको सिंटैक्स एरर जो
है वो देखने को मिला। द नेक्स्ट एरर इज अबाउट द रन टाइम एरर। तो जो रन टाइम एरर होगा वो हमारे पास हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक तो इम्प्रॉपर यूज होगा और हमारे सिस्टम रिसोर्सेज का भी इम्प्रॉपर यूज होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर होता है। जो डिजिटल थिंग होती है वो क्वांटाइजेशन और सैम्पलिंग, ये जब आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स पढ़ेंगे उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट आर दीज टर्म्स। सो जो क्वांटाइजेशन एंड द सैम्पलिंग, ये दो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल के अंदर। सो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, जो कि अपने पास इनफाइनाइट वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता। आप ये जानते हैं कि एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय जीरो विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी के अंदर कोई भी चीज होगी कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर आप इस कोड के अंदर देखें तो ए के अंदर जो है वो 5 है, बी के अंदर 0 है। जब आप 5 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर इन्फिनिटी मिलेगा। इसी तरह आपके पास एक अरे है जिसके अंदर आप 4 एलिमेंट पुट करते हो। जब हम अरे पढ़ेंगे आप शायद इस बात को अंडरस्टैंड कर सके। आपके पास अरे है, उसमें 4 एलिमेंट है। अगर आप 5वें एलिमेंट को असेस करना चाहोगे जो कि आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ, तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का आपको रन टाइम एरर देखने को मिल सकता है। सो सच टाइप ऑफ एरर जो कि आपको रन टाइम जब आप अपने प्रोग्राम को चलाते हैं और ड्यूरिंग चलाते हुए आपको एज एन एरर मिले तो उसको हम कहेंगे रन टाइम एरर। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट एरर इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अपने कोड के अंदर क्या गलती की, और ये सारी की सारी जितनी भी आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हो उसके साथ साथ ये एरर आपका ऐसा ऐसा रिड्यूस होता चला जाता है। दैट इज योर लॉजिकल एरर। सो आप अपने कोड के अंदर जो मेजर चीज लिख रहे होते हैं वो अपने प्रोग्राम की लॉजिक होती है। लॉजिक जो होती है आपकी एक्सपर्टीज को शो कर रही होती है कि आपने अपने प्रोग्राम को कितना अच्छे अंदाज में लिखा है, अपने प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम यूटिलाइज किया है। ये दोनों टर्म्स इंशाल्लाह आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि स्पेस एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके एल्गोरिथम की क्या होती है। सो ये जो लॉजिक होती है, अगर आपकी लॉजिक गलत होती है तो आपको आंसर तो मिल जाएगा लेकिन आपको आइडिया नहीं लग पा रहा होगा कि आपको एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके जहन में लॉजिक सही होगी लेकिन कंपाइलर उसको उसी तरह रीड करेगा और आपको गलत आंसर दे देगा, हालांकि उसकी लॉजिक कुछ और होनी चाहिए। लाइक इन आवर कोड आपने लॉजिक क्या लगाई हुई है, इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 तो नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 आएगा, लेकिन आपने नंबर 1 में 5 पुट किया हुआ है और नंबर 2 में 10 पुट किया हुआ है, तो आपने लॉजिक ही गलत लगाई हुई है। लॉजिक असल में क्या होनी चाहिए थी, नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1 देन नंबर 2 विल बी द ग्रेटर देन नंबर 1, क्योंकि लॉजिक जब गलत होगी तो आपको कभी भी प्रिंटफ के अंदर ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंडीशनल स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है कि जिसके अंदर जब आपने कंडीशन लगाई होती है, जब आपकी कंडीशन सही होगी तभी आप उसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर अंदर की कंडीशन सही नहीं होगी तो ये जो अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। सो जब आप इस कोड को रन करोगे तो ये प्रिंट आपकी स्क्रीन के ऊपर num1 इज ग्रेटर देन num2 लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो लॉजिक है वो गलत है। सो आज के लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल के साथ बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया, देन आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफायर्स, वी डिस्कस अबाउट द कमेंट, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द पंक्चुएशन इन द सी लैंग्वेज, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सिंटैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सी लैंग्वेज, एंड द लास्ट वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द एरर लाइक सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एज वेल एज द लॉजिकल एरर। सो इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, दैट विल बी आवर लेक्चर नंबर 12। सो अब के लिए मुझे आप इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।